Chalo. So good evening, everyone. Yesterday we have started discussion about extremely simple and interesting part from motion in or motion along or motion in plane. और उसमें से हमारा जो टॉपिक था वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो कल हमने प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एकदम बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी. जैसे कि प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है? एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसको अपन स्पेस में थ्रो करने वाले, बस थ्रो करते टाइम हम कंडीशन वहां पे मेंटेन करेंगे. कौन सी? उधर बस ग्रेविटेशनल फोर्स से. वेरी गुड. बॉडी का खुद का फोर्स नहीं चाहिए. इट मस्ट हैव टू मूव ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोड़ के वहां पे कोई भी अदर फोर्स नहीं होगा, है ना. एंड दूसरी बात, हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे बाय मेकिंग सर्टेन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल के अलोंग भी नहीं इस पे थ्रो करना है एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी नहीं, इंक्लाइन प्लेन में हमें उसको थ्रो करना है. तो उसके बाद बॉडी क्या करती है? स्पेस में मूव करती है. उसके ढेर सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने ही बोले थे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. ठीक है. उसके बाद में हमने एक्चुअल में देखा था कि कोई भी बॉडी है उसको अगर अपन एक पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या करती है? पैराबोलिक पाथ के अलोंग मूव होती है, पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करती है. ठीक है. तो उससे रिलेटेड इक्वेशंस का पार्ट कल हमने स्टार्ट ही किया था, उसको डिस्कस करना हमारा बाकी था, है ना, क्योंकि कल कुछ ब्रॉडबैंड भी हमारा इश्यू दे रहा था और वहां पे स्क्रीन भी क्लियर नहीं थी. ठीक है. चलो, तो कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब भी प्रोजेक्टाइल को हम स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं, हम रेफरेंस के लिए वहां पे एक्स वाई एक्सिस एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन कंसीडर करते हैं. यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी क्या करती है? इस पाथ के अलोंग मूव होती है. और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. क्या था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? मतलब जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं. वेरी गुड. ठीक है. उसके बाद में हम बॉडी को जो वेलोसिटी प्रोवाइड करते थे वो बनती थी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था वो बना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और वहां पे हमने देखा था कि हर एक पॉइंट पे हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब अपन मोशन इन ए प्लेन डिस्कस कर रहे थे, है ना, कल के लेक्चर के बिफोर, तो हम वही वहां पे यही इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हर बार हमें यहाँ पे जो मोशन डिस्कस करनी है वो दी तो ऐसे जाती है कि दोनों एक्सिस के अबाउट कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी, वेलोसिटी के भी, एक्सेलरेशन के भी. लेकिन हमें करना क्या पड़ता है? दोनों को सेपरेट करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है, कंपोनेंट्स लेना पड़ता है. एंड कंपोनेंट लेने के बाद ईच एक्सिस को हम एज ए सेपरेट एक्सिस ट्रीट करते हैं एंड फिर आगे उसका डिस्कशन होता है. इसलिए रेगुलर हमारा जो रूल है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट है वो बनेगा u cos थीटा, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो बनेगा u sin थीटा. और उसके बाद हमें मालूम हुआ था कि जैसे हमने पहले से कंसीडर करके रखा है कि जब भी बॉडी स्पेस में मूव होती है तो उस स्पेस में मूव होने वाले बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है. इसलिए हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा. लेकिन वो एक्ट होते टाइम क्या होगा? हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे और एक्सेलरेशन नीचे आएगा, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे a अलोंग y जो है वो निगेटिव लेना पड़ेगा और वो बनेगा माइनस ऑफ g. क्लियर है? याद है सबको ये? यस सर. उसके बाद हमने देखा था कि अगर इनको x एक्सिस एंड y एक्सिस सेपरेट ट्रीट करना है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है ux वो हो गई थी u cos ऑफ थीटा. देन यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जो है वो हमेशा से हमें 0 वहां पे मेंटेन रखना है. उसके बाद में अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बनेगी u sin ऑफ थीटा और वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा ay ये बनेगा माइनस ऑफ g. और ये कन्वेंशन हमें प्रोजेक्टाइल में हर बार कंसीडर करने पड़ेंगे. ठीक है. ये हो गई इनिशियल कंडीशन. और ये इनिशियल कंडीशन वहां पे मेंटेन करने की वजह से होता क्या है कि बेसिकली जब भी बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करती है इस पाथ के ऊपर, तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल ही बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं है. और वहां पे हमने एक्सेलरेशन को 0 लिख दिया है क्योंकि वो 0 ही था, क्योंकि ग्रेविटी छोड़ के कोई फोर्स ही नहीं है. एंड अगर फोर्स नहीं होगा एक्सेलरेशन की बात ही नहीं आएगी. इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी
थ्रू आउट इट्स मोशन इट विल रिमेन सेम। याद रखना है आपको, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे u cos थीटा थी, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, दूसरा और एक पॉइंट लेंगे, वहां पे भी u cos थीटा रहेगी। एंड जब ये फॉल कर रही है, फॉल करते टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनने से पहले भी इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा से u cos थीटा रहेगी, मतलब इसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे जब बात वर्टिकल मोशन की करेंगे तो वहां पे होगा क्या, कल भी हमने देखा था, ये चॉक ऊपर फेंका, फिर ये नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? ऊपर हमने फेंकते टाइम हमने वर्टिकल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन यहाँ पे इस रूम में, इस स्टूडियो में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होती है। एक पॉइंट पे जाके इसको रुकना पड़ता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 बन गई। वही प्रोसेस यहां पे होगी, जब तक ये बॉडी O से लेके A तक ट्रैवल कर रही है तब ये u sin थीटा वाला कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है v = 0, लेकिन पूरी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, उसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग की वेलोसिटी 0 आ रही है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो गई, फिर भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा। मतलब जो डिस्कशन हमने किया है उसके बारे में हम ऐसी बातें लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पीएम का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वो कोई भी पॉइंट रहेगा एंड वो रहेगी u cos ऑफ थीटा। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे हो, एक बात दिमाग में डालनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी वेरिएशन नहीं आएगा, हर बार u cos थीटा था, u cos थीटा है और u cos थीटा रहेगा, ठीक है। लेकिन सेम बात अगर वर्टिकल कंपोनेंट की करेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट of velocity decreases from, डायग्राम में दिख रहा है कहां से कहां तक, O से लेके A तक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी decreases from O to A and becomes zero at point A। हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे जाने के बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 0 बन जाएगा, एंड ये 0 बनने की वजह से वहां पे क्या होगा, जो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, आई थिंक कल के एसबीटी में सेम क्वेश्चन भी था, हाईएस्ट पॉइंट ये रहेगा u * cos ऑफ थीटा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 बन गया, तो वहां पे बस एक ही वेलोसिटी बच गई, एंड दैट विल बी द u cos थीटा। एंड ये एक वेलोसिटी बचने की वजह से क्या होगा कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स, बोलो, बिकम्स परपेंडिकुलर एट हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे क्यों? देखो, एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन हम क्या, हमारा कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगी, लेकिन इस पॉइंट पे बाकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, एक ही वेलोसिटी बच गई जो हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रही है, यानी दोनों के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है एट हाईएस्ट पॉइंट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ये पॉइंट अगर छोड़ दिया तो बाकी हर एक केस में वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट है, इसलिए वो पैरेलल या परपेंडिकुलर ये एंगल छोड़ के ऑब्लिक एंगल से एक दूसरे के साथ एक्ट होते हैं। क्लियर है ऑल दिस पॉइंट्स? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, हो गया? यस, नो? यस। अब ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे थे, इससे रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स आने वाले हैं, जो जिसके ऊपर शायद आज के एसबीटी में क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे।
कि जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, at the time of projection, kinetic energy of projectile, kinetic energy of the projectile ये कितनी होगी? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर होगी। जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तब वेलोसिटी v थी, तो उसके दो कंपोनेंट में सेपरेट करो या फिर दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले लो, फिर से वो v आने वाला है। इसलिए जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया था तब की वेलोसिटी कितनी थी? हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो आप मुझे बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? चलो कमेंट फास्ट। हाउ मच? 0। 0। वेरी गुड। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? 0। सब लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? सनी? यस ऋषिकेश, वेरी गुड। 0। सनी, एनी, भार्गव, अजिंक्य, अजिंक्य देव, चलो खुशी, पायल, इंद्रनील, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? कम ऑन फास्ट, यू हैव ब्रेन, यूज इट। नहीं? क्या टाइम चाहिए थिंक करने के लिए? सर हाईएस्ट पॉइंट पे v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब नहीं, तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। अब बाकी लोगों के आंसर मुझे सुनने हैं। युवराज 0, ऋषिकेश 0, कीर्ति 0, एनी अदर आंसर? या लॉक कर देना इसको? बोलो सर, वो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? आज तो स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, इतना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है आज। वो स्टेटमेंट में ऐसे हुआ था, ये एट द टाइम था, ठीक है, सेपरेट कर देते, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे था। चलो हो गया, नहीं बोलना है किसी को और कुछ आंसर? कीर्ति, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं होती है। सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए v will be replaced by u cos theta, v will be replaced by u cos theta. That's why kinetic energy at highest point will be 1/2 m u square cos square theta. कीर्ति, हो गया कंफ्यूजन क्लियर? हाँ सर। ओके, तो मुझे बोलो, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे E, तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पट करके सॉल्व करना है। चलो पटपट कर सकते हैं? कर रहे सॉल्व या क्या कर रहे? चलो बोलो पटपट। तेजस, व्हाट हैपेंड? कीर्ति, सनी, चलो मयूरी, प्रणीता, प्रसाद, शुभम, श्रवण, ओके सॉल्व कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड, करो सॉल्व। मैं भी सॉल्व करता हूं। एम की वैल्यू कितनी गई थी? एम की वैल्यू दी नहीं बेटा, उन्होंने बोला है कि जब प्रोजेक्ट किया था तब की काइनेटिक एनर्जी ई थी, तो आपको यम दिया ही नहीं है। वेलोसिटी कितनी थी वो भी दिया नहीं है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है वो दिया है, और ये फॉर्मूला है आपका। तो सबसे पहले हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सॉल्व कर रहे थे, वो बोर्ड पे ध्यान देखो, ध्यान दे दो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको क्वेश्चन में ई बोला है,
वो रहेगी हाफ ऑफ यम इंटू यू का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन में ये दिया था कि जो हाफ यम यू स्क्वायर होता है उसका मतलब ई होता है। क्लियर? ओके। अब आगे जाके क्या हुआ है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वो होती है हाफ ऑफ यम इंटू यू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा हमें क्वेश्चन में दिया है 45, तो हमें लेना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ऑफ 45। तो कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/√2 होता है कॉस 45। कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर करेंगे तो ये cos 45 का स्क्वायर बनेगा 1/2, यानी आंसर आएगा 1/2 इंटू यम इंटू यू का स्क्वायर इंटू 1/2। है क्लियर सबको? यस सर। अब मुझे बोलो, यहाँ पे जो 1/2 यम यू स्क्वायर है, 1/2 यम यू स्क्वायर है, इसको मैंने पहले क्या बोला है? ई। ई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय 2। हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सेम डायग्राम सेम डिस्कशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशंस हो गए। अब हमें आगे थोड़ा सा डिस्कस करना है और उसके लिए मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करूंगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर बात एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है तो सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन को मैं लिखूंगा v अलोंग x इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं वही इक्वेशन है। क्लियर सबको? हाँ सर। अब इस इक्वेशन में मुझे यहां से उठा के वैल्यू पुट करनी है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर Vx कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा u cos थीटा प्लस 0, यानी फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा। क्लियर? क्लियर? यस सर। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग एनी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। बात अगर x एक्सिस की शुरू है तो ये बनेगा ये बनेगा x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन मैं x को 0 एंड ux को u cos थीटा पुट करूंगा, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला होगा, दैट विल बी u cos थीटा इनटू t। क्लियर? यस सर। अब सेम बातें रिपीट होगी किसके लिए? फॉर y एक्सिस। अब y एक्सिस में देखो, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वही काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे यूज करना है। थीटा माइनस जीटी। वेरी गुड। और यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यूज जो y एक्सिस के लिए थी, तो ये पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस, बोलो, gt। By using this expression we can calculate the final velocity at any instant of time t। Clear? उसी तरह से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं सेम एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये y बनेगा माइनस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। एक्सलेंट, वेरी गुड। ये बनेगा u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। है क्लियर? यस सर। तो आपको जो बोर्ड पे दिख रहे हैं सर्कल किए हुए 4 कंडीशन के चारों इक्वेशन,
दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो 4 इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, कौन से मैग्नीट्यूड भी बताओ ना। यस सर इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ ना। मैग्नीट्यूड, हाँ निकालेंगे ना आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ऐसे बोला जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे जो फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं उसमें से कोई फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ तो कोई भी केस में जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है ये 4 इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल का हर इक्वेशन, हर क्वेश्चन इन चारों इक्वेशन के ऊपर से सॉल्व होता है। ठीक है, तो इनको एकदम ध्यान से देखो। सब क्लियर हो गया अभी इस इक्वेशन से रिलेटेड? अच्छे से 2-3 स्क्रीनशॉट ले लो इसके, एकदम डिजाइन करके पॉइंट्स बनाओ। आगे का पार्ट बहुत सिंपल रहने वाला है। ठीक है, अब ये बातें तो मैंने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, वही बातें हैं, तो इनको समझने के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके मुझे और कुछ फॉर्मूले जो हमें डायरेक्ट आंसर देते हैं, मतलब इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ता है, उनको डिराइव करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ट्रैजेक्टरी मतलब क्या था, कल बोला था कि ट्रैजेक्टरी pathway followed by body। वेरी गुड, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन इन द स्पेस। उसका इक्वेशन चाहिए कि ये पैराबोलिक मैंने लिखा, लेकिन उसका एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है ना। कोनिक सेक्शन की कुछ बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं और वो इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना क्या है, देखो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या, ये इक्वेशन y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यूज इंट्रोड्यूस करनी है, क्योंकि अगर x एंड y दोनों भी कोऑर्डिनेट्स एट द सेम टाइम एक इक्वेशन में रहेंगे तभी तो हमें एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिलेगा। और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने वाला हूं। कैसे मॉडिफाई करूंगा, देखो यहां पे है x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और मैं यहां पे करने वाला हूं पुट, क्या पुट करने वाला हूं, t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। क्या पुट करने वाले हम, t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा। कैसे आ गया, समझ रहा है? यस सर। सिर्फ t के मल्टीप्लीकेशन में u कॉस थीटा था, इधर भेज दिया, वो डिवीजन में चला गया। अगर ये x अपॉन यू कॉस थीटा मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे y इक्वल्स टू जो इक्वेशन मिलने वाला है वो बनेगा u साइन थीटा इंटू टी। लेकिन t का मतलब कौन है, x अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर? यस सर। आगे ये 1/2 इंटू जी एज इट इज रहेगा। टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, क्लियर हो रहा है सबको? कुछ भी नई बात नहीं की है, बोर्ड पे इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन में पुट कर दिया, बस वहां पे जो टी की वैल्यू थी उसको एक्सचेंज करके, उसको इंटरचेंज करके। ठीक है, अब ये पार्ट में रब करने वाला हूं, मुझे बाद में लगेगा तो मैं पूछूंगा तो मुझे बोलना है बस आपको। ठीक है, कौन सा इक्वेशन किसका था और क्या था। ठीक है, अब ये जो मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में मुझे इक्वेशन मिलने वाला है एंड उसी को अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे, u अपॉन यू कैंसल। अब यहाँ पे बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन। तो ये बनेगा x इंटू टेन ऑफ थीटा माइनस यहां पे क्या बचा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू बना x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्लियर? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और जो आपने पहले 4 इक्वेशन दिए है वो पहले 4 कहाँ पे यूज करना है? क्या क्या? सर जो आपने पहले 4 इक्वेशन लिख के दिए थे बेसिक हाँ, इसके, वो कहाँ पे यूज करना है सेपरेट वाले? वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मतलब एक्चुअल उसके यूज नहीं करना है, आगे हम डिराइव करेंगे सारे, लेकिन वो एकदम बेसिक फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल के, उनका यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ऐसे। ओके सर। आगे अपन डिराइव करेंगे तो उनकी हेल्प लेने वाले हैं। ये हो गया क्लियर सबको, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? यस सर। ओके, अब आगे जाके देखो, यहां पे मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है, इसको मैं डिनोट करूंगा बाय टी, कैपिटल टी। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? 5:30 कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब? चलो बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस व्हाट? सर हमने जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन है उसमें से हम टाइम के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड, एग्जैक्टली मैं वही प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं, लेकिन है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट? फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएंगे, है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन स्पेस। मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल एक बार प्रोजेक्ट किया एंड ग्राउंड पे नहीं गिरता है, मतलब पूरी ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए जो भी उसको टाइम लगा था उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी मैं जो इक्वेशंस लिख के दे रहा था उसमें मैंने आपको y इक्वल्स टू u इंटू साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ऐसे एक इक्वेशन दिया था, यही था ना फोर्थ वाला? यस सर। ओके, अब इस इक्वेशन में मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो प्रोसेस क्या हो रही देखो, अगर डायग्राम में देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया और उसने पूरा पाथ कवर करके वो यहां पे आ गया, तो आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ कैपिटल टी, टी इतना टाइम होने के बाद प्रोजेक्टाइल कहां पे है? ग्राउंड पे है। यस। अगर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। वेरी गुड, मतलब जब टाइम कैपिटल टी है तब y इक्वल्स टू कितना है? 0 है। 0। अब यही वैल्यूज मैं ऊपर के इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस 1/2 g कैपिटल टी का स्क्वायर। अब निगेटिव टर्म को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस बनेगा, यानी ये बनेगा u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। एक टी कैंसल, तो टी का फॉर्मूला बन गया 2u साइन थीटा बाय जी। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ये ऑफ। फ्लाइट के लिए कैसे होगा? यहाँ पे तो एक्स एक्सिस नहीं आया ना कुछ भी। एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का क्या रिलेशन है? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन क्या किया कि वो कितने टाइम तक स्पेस में था, मतलब जहां से निकला था ग्राउंड पे उसी लेवल के ऊपर आके गिर गया, मतलब उसकी यस मोशन सर। कंप्लीट हो गई। हाँ सर समझा। कीर्ति क्लियर? यस सर। ओके, तो ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g, क्लियर सबको? तेजस, शुभम, देवेश, क्लियर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड एकदम छोटी छोटी कंसेप्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एज ए टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट
ये बनेगा TA, और ये TA इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल T/2, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा U sin थीटा बाई G। उसी तरह से यहां पे आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ये बनेगा T⁻D, और ये T⁻D इज इक्वल्स टू होगा T/2, एंड ये भी रहेगा U sin थीटा अपॉन G। ठीक है, अब आते हैं इनके कंसेप्ट के ऊपर। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब सर जितने टाइम वो ऊपर जा रहा है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट रीच करने, मतलब यहाँ पे डायग्राम में O से लेके A तक जाने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। एंड उसके बाद में जब ये प्रोजेक्टाइल A से लेके B के ऊपर आ रहा है, उसके लिए जो टाइम लग रहा है, यानी टाइम required to reach the ground from maximum height, that will be the time of descent. Clear? सर टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का फॉर्मूला सेम है, तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। यस, सेम ही आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था। ये टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट एक ही केस में चेंज होते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी हमने वही पढ़ा था, यहाँ प्रोजेक्टाइल में भी सेम केस है कि अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे वेरिएशंस आते हैं। कैसे आते हैं वो हमें आगे देखना है, लेकिन इन जनरल हमने प्रोजेक्टाइल में क्लियरली मेंशन किया था एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। दैट्स व्हाई टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सारा डिस्कस करने के बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस मैक्सिमम हाइट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। अब ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल हमें चाहिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। और वो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा भी यूज कर सकते हो आप जिसमें हाइट इन्वॉल्व है। तो यहां पे मुझे y इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस u sin थीटा इंटू t माइनस, बोलो, हाफ ऑफ GT स्क्वायर, हाफ ऑफ GT का स्क्वायर। ये इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, वो भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दोनों से आपको सेम रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अब y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूं। याद है नहीं इक्वेशन? यस कीर्ति, आप समझ में आ रहा है उन चारों इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या था? हाँ सर। ओके, अब मुझे बोलो, यहां पे जब ये पार्टिकल, ये बॉडी यहां पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, तब की केस में क्या होगा? y विल बिकम 0 या h? ये मैक्सिमम हाइट को अपन h बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, मतलब y कितना बनेगा? वहां पे h बनेगा। ठीक है, अब मुझे बोलो t कितना बनेगा? t कितना होगा? t कितने टाइम के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है? अरे आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? यस शुभम, वेरी गुड। सर T/2। T/2 मतलब उसको अपन टाइम ऑफ एसेंट बोल लेते हैं, है ना? हाँ सर। क्या है उसका फॉर्मूला? U sin थीटा बाय G। U sin थीटा बाय G। तो ये अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा H इक्वल्स टू U sin थीटा इंटू U sin थीटा, मतलब ऐसे होगा क्या? यस सर। सिर्फ ये t की वैल्यू पुट कर दी तो u इंटू यू, यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में g एज इट इज है, माइनस यहाँ पे 1/2 है इंटू g है,
हमें टी का स्क्वायर करना है। टी का स्क्वायर करना है मतलब किसका स्क्वायर होगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। जी का स्क्वायर किया तो एक जी कैंसल, तो यहाँ पे h इक्वल टू मिल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट होती है सब्ट्रैक्शन। हाँ ध्यान से देखो, दोनों टर्म में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1/g, 1 यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2। 1/2, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बनेगी h मैक्स, या फिर सिंपली h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये किसके लिए फॉर्मूला मिल गया फिर हमें, किसके लिए मिल गया, maximum height, Maximum height attempted. वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। करूँ राव, स्क्रीनशॉट हो गया। सर हे कळालं नाही Yes, sir. शुभम कळणं न कळण्यासारखं काय बेटा, एक आहे एकातून अर्धा गेला, सर ते नाही हे राईट हँड साइडचं नाही कळालं सर. काय काय सर ते यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी मायनस 1/2 जीचं ते कसं आलं ते नाही कळालं हे सर. बघ, कॉमन घेतो आपण, कॉमन घेतलं म्हणजे काय, फॉर एग्जाम्पल असं इक्वेशन है 5 माइनस 10, अगर मैंने इन दोनों में से 5 को कॉमन लिया, कॉमन लेते मतलब 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है, तो 5 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में 5 से डिवाइड किया कितना बचेगा 1 माइनस 10/5 मतलब 2, कळलं का शुभम, हो सर. वेरी गुड। तसंच इथं केलंय, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है मतलब 1, हो सर. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा इसलिए 1/2, क्लियर अब, हो सर. ओके। अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे क्या बचा है अभी, कल मैंने लिख के दिया था प्रोजेक्टाइल में क्या क्या लगता है हमें, इक्वेशन हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट हो गया, क्या चाहिए अब, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। horizontal range, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको कैपिटल आर बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या है, कल डिफाइन करके दिया था, बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज, नहीं याद, Distance traveled by body during time of flight. along horizontal only on the ground, या फिर हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, ठीक है ना, मतलब ये O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है डायग्राम में, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर, क्लियर, यस, ओके। Yes. अब यहाँ पे देखो, हमने ऐसा एक इक्वेशन देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें तो ये फॉर्मूला लगता है, इसलिए वो 4 फॉर्मूले पहले कैलकुलेट करके रख दिए थे, याद है ये, हाँ सर, अब मुझे बोलो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहा हूं, पूरा का पूरा डिस्टेंस ले रहा हूं r, इसका मतलब x विल बी रिप्लेस्ड बाय R, r, और स्मॉल t जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय, कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने के लिए, कितना टाइम लगा, capital T, वेरी गुड, कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये बनेगा 2u sin थीटा बाय g। क्लियर शुभम, हो सर. अब ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो r का फॉर्मूला बनेगा r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। क्या किया मैंने, बस t की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये तो सेम है, x को r बोला, ये इक्वेशन कैसे आया, क्लियर है,
ओके, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, r इक्वल टू यू स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या किया मैंने, बस u इंटू यू को यू स्क्वायर बोला एंड बाकी टर्म एक ब्रैकेट में लिख दी। लिख सकते कैसे? यस सर। एंड आप इतने अच्छे मार्क्स से इतनी डिफिकल्ट एग्जाम देके 10th पास हुए हैं सब लोग, तो बोलो मुझे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब क्या होता है? sin 2 थीटा। वेरी गुड, साइन 2 थीटा। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, जिनको नहीं मालूम था टेंशन मत लो, डायरेक्ट याद करो यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हमें प्रूव नहीं करने की जरूरत। मतलब कि हमारी रेंज का जो फॉर्मूला है वो बनेगा यू स्क्वायर, इसकी जगह पे कौन आएगा अब, साइन 2 थीटा थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज डिराइव करने के बाद यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होती है, स्टार मार्क करके मैं लिख के दे रहा हूं, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हे कळतंय का बघा मी काय लिहिलंय ते, समझ में आ रहा है क्या स्टेटमेंट? रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ऐसे क्यों? देखो यहां पे फॉर्मूले में साइन थीटा की वैल्यू है एंड आपको मालूम होगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा की या फिर कॉस थीटा की हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। याद है ना, मालूम है सबको? यस सर। अब यहाँ पे वो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 बन गई तो 1 इंटू यू स्क्वेयर बाई जी, ये यू स्क्वेयर बाई जी बनेगा। लेकिन अगर वो 1 से छोटा नंबर हो गया तो यू स्क्वेयर बाई जी को अगर 0.8 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब जब थीटा 45 है तब ये साइन 2 थीटा जो है ये बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू 45 मतलब 90, यानी साइन 90 बनेगा 1 एंड उस केस में जो रेंज होती है मैक्सिमम वो बनेगी यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर? यस सर। तो देखो एकदम बेसिक, सबसे इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। मतलब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है डिस्कशन। जो इक्वेशंस, जितने फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा लेवल का डिस्कशन होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा आपको कब, अगर ये सारी बातें आपको मालूम हो गई तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको लग रहा है कि आज थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो उनको सॉल्यूशन वही है, लेक्चर में रिकॉर्डेड सेंड करूंगा 2 to 3 टाइम्स, इसको देखो, सारे स्क्रीनशॉट है, उसके नोट्स बनाते टाइम कौन सा इक्वेशन कैसे आ रहा है उसको ध्यान से आपको वहां पे लिखना है, देखना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, इसको ऑप्शन नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, ये प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? सर पर मॉड्यूल में बहुत सारे दूसरे इक्वेशन भी दिए हैं। क्या क्या? सर मॉड्यूल में बहुत सारे दूसरे इक्वेशन भी दिए हैं, जैसे उसका मैग्नीट्यूड और एंगल भी। हाँ, वो है ना, वो आने वाला। मैंने क्या बोला कि पूरी प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए जो बेसिक इक्वेशंस रिक्वायर्ड है उनका इंट्रोडक्शन हुआ है। मैंने ये नहीं बोला प्रोजेक्टाइल की सारी इक्वेशंस हो गए। सर पर वो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन के पहले है। ठीक है ना, वो यही है इक्वेशन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके बोलता हूं, इसलिए तुमको डिफरेंट लग रहा होगा। आज फिर से आप ट्राई करो। क्या एक्स्ट्रा मैं बोल देता हूं, मैंने वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर दी थी, वो कितनी है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा है। अलोंग वाई एक्सिस देखी थी, कितनी है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, बोलो, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जीटी है। तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, ये रहेगी रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। मतलब वो अलग कुछ नहीं है,
जो बेसिक पार्ट अपन डिस्कस कर लिए है ना, उसी के बस एप्लीकेशंस दिए जो हमें क्लास में भी लेने हैं, लेकिन एक लेक्चर में तो सारा बुक खत्म नहीं कर सकते अपन कीर्ति, यस सर। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे आएगा। कैसे होता है, सर तो ये बहुत सारे इक्वेशन है, तो ये लर्न करने हैं या इसका डेरिवेशन याद रख? देखो जो मैंने आज पढ़ाए थे, जो डिराइव किए थे, वो लर्न करने, इसको छोड़ के आगे कल से जितने भी आएंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, वो सारे अपन डिराइव करने वाले। बस डिराइव करने का तरीका जो है वो आपको मॉड्यूल के कुछ थ्योरी में, कुछ सॉल्व एग्जांपल में दिया है, ठीक है ना। मतलब वो एक पर्टिकुलर केस में ही एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो आज हमने डिस्कस किया ये इन जनरल बातें, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट निकालनी है, वो तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या करना होगा, अब v बनेगा vx का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस vy का स्क्वायर मतलब क्या होगा, u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है, बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर? यस सर। मैथ्स निगत नसतं बेटा, मैथ्स मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से ये रूट आएगा, इसमें ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, माइनस में ये प्लस था, प्लस 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 g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू gt। क्लियर है? सर अगर हमने ये पूरा नहीं किया और बस u cos थीटा की न्यूमरिक वैल्यू निकाली और u sin थीटा की न्यूमरिक वैल्यू निकाल के किया तो वो भी चलता है, वो तो सिंपल मेथड है, मैं तो वही पढ़ा रहा था, तुम्हारा डाउट आया इसलिए ये सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन दे रहा हूं मैं। ठीक है, कर लो अभी इतना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में u स्क्वायर u कॉमन, स्क्वायर सर बस u स्क्वायर आ जाएगा ना? u स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1। तो ये क्या बनेगा फिर, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जीटी, 2u साइन थीटा जीटी। ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। है क्लियर? यस तो सर। कीर्ति इस तरह के एप्लीकेशंस दिए बेटा, ठीक है ना। आज फिर से पूरा पार्ट रीड करो, आज आपको लिंक लगेगी, कल इतना हुआ नहीं था ना तो उसकी वजह से अलग लग रहा होगा। ठीक है, चलो हाँ, सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया? ओके, देखो तो आज जो है हमने प्रोजेक्टाइल का एकदम बेसिक सबसे इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लिया है। इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उससे पहले 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखे थे। ux इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू होता है u cos ऑफ थीटा, ax इक्वल टू होता है 0 एंड उसके बाद में vy एंड ux ऑलवेज सेम रहेंगे एंड x कैलकुलेट करना है तो वो बनेगा u cos थीटा इंटू t। उसके बाद में हमने y एक्सिस के अलोंग देखा है कि अगर uy दिया है तो uy रहेगी साइन थीटा, लेकिन vy बनेगी u साइन थीटा माइनस ऑफ gt। उसके बाद में यहां पे y इक्वल्स टू बनेगा u साइन थीटा t माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भारी है, बहुत ही खास है। उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या था, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल। उसके बाद में हमने क्या देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था 2u साइन थीटा बाय जी। उसके बाद में हमने देखा टाइम ऑफ असेंट जो इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट
जो इक्वल टू होता है t/2 एंड पुट कर देंगे इसको तो ये बनेगा 2 कैंसिल यानी सिर्फ u sin थीटा अपॉन g। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखी थी दैट वाज अबाउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कितनी थी मैक्सिमम हाइट, याद है क्या? U स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है। हाँ देवेश, अपॉन 2G। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देन नेक्स्ट हमने देखा रेंज को, क्या थी रेंज? u square sin 2 theta upon g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। एंड ये रेंज मैक्सिमम कब होती है? theta is equals to 45। थीटा इक्वल्स टू 45। एंड अभी अभी जो डिराइव किया कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू g। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है उसको इतना सीरियस मत लो, लेकिन पहले जो 7 फॉर्मूले है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज की एसबीटी यही 7 फॉर्मूले के ऊपर आने वाली है। एंड टुमारो यूनिट टेस्ट विल बी देयर व्हिच विल इंक्लूड क्वेश्चंस जो है फ्रॉम मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज वेक्टर। तीनों टॉपिक के क्वेश्चन कल के यूनिट टेस्ट में रहने वाले हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट का शेड्यूल आपको मालूम है 4 PM टू 11 PM, इन बिटवीन कभी भी 1 आवर आप दे सकते हो। ठीक है Sir, 20 questions or 30?